ओके बच्चों, सो वीडियो के सेकंड पार्ट पे आ गए हम, जिसमें हम वर्किंग नोट सबसे पहले करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी पूरा फाइनल अकाउंट बनाएंगे। देखो, वर्किंग नोट, कई बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर वर्किंग नोट कंपलसरी है क्या? तो कुछ चीज़ों के वर्किंग नोट कंपलसरी है, जैसे डिप्रिसिएशन कितना निकाले दिखाना पड़ेगा आपको, बैड डे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डे, कुछ कैलकुलेशन आपको दिखाने ही पड़ेंगे। मुश्किल से आधे हमारे 1 मार्क होते हैं इस पर, लेकिन अब नहीं करोगे तो मे बी एग्जामिनर जो है वो मार्क्स काट सकता है। तो अगर टाइम रहे तो ज़रूर करो, और ज़रूर करो क्या, वैसे भी आप रफ में करोगे तो रफ में करने से अच्छा वर्किंग नोट करके दिखा दो, क्योंकि बिना रफ में कैलकुलेट करके आप अमाउंट निकालोगे कैसे? तो करना तो होगा ही ना। चलो, तो करेंगे कैसे? लिखेंगे वर्किंग नोट, हेडिंग देंगे, और पहला वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट किस चीज़ का करने वाले हैं? तो मैं समझता हूँ हम वर्किंग नोट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, तो वर्किंग नोट नहीं होगा। उसके बाद है डेप्रिशिएटेड एट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% और 3%। तो हम क्या लिखेंगे? पहला, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन असेट्स। अगर एक ही, जैसे बिल्डिंग ही सिर्फ होता था हम लिखते हैं सीधे बिल्डिंग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 आइटम है असेट्स के, तो हम ऐसा लिखेंगे, और उसके अंदर में ए लिखेंगे बिल्डिंग और बी लिखेंगे मशीनरी। बिल्डिंग और मशीनरी है ना? हाँ, तो एक एक करके निकालेंगे। बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग है हमारा 7,50,000, नहीं 75,000, सॉरी। तो 75,000 इंटू बिल्डिंग पे 5% है, कितना है? 5%। नॉर्मल कैलकुलेशन है, इतना ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। 750 हो गया, 750 इंटू 5 बच गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक जीरोस, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 33, 3,750 हो गया। मशीनरी पे कर देंगे। मशीनरी कितना है? 1,14,800, राइट? या 3% है, 3% निकाल देंगे। कितना बच गया? 1148 इंटू 3, तो कितना हो गया? 8 3 24, 4 3 12, 2 24, 3 1 3 1 4 3, 3,444 टोटल कर लेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 4 9 11 7 7194, ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। थर्ड है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिस्काउंटेड बिल ऑफ ₹3,000। तो ये डेटा से रिलेटेड है, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड है और डेटा से। सेकंड पे आते हैं, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। ये किसी से रिलेटेड नहीं है, इसकी एंट्री डायरेक्ट होने वाली है। फिफ्थ मेन है, रिटर्न ऑफ 1,800 बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑफ संडे डेटर्स। ये पूरा डेटा से रिलेटेड है, और डेटा से जितने रिलेटेड होंगे वो सब हम पकड़ेंगे यहाँ पे। आपको ध्यान होगा, हम अगर पिछले लेक्चर्स, लाखरी के 2-3 लेक्चर्स आपने ध्यान से देखे होंगे, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट में और एक दो जगह हिंट दिया था कि बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये जो हम जनरली एंड में करेंगे डेटा से रिलेटेड बाकी एंट्रीज करने के बाद। जैसे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो ये डेटा से रिलेटेड है, तो हम पहले बिल्स रिसीवेबल का एंट्री करेंगे डेटर में, फिर बैड डेट और आरडीडी पे आएंगे, क्योंकि बैड डेट आरडीडी एकदम लास्ट में होती है, डेटा से रिलेटेड है, एकदम लास्ट में होती है। और जो 6th एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹6,000 वे अनसोल्ड। अनरिकॉर्डेड सेल्स भी किससे रिलेटेड है? डेटा से। हमने टिक मार्क किया है। अनरिकॉर्डेड सेल का मतलब होता है सेल हुई लेकिन एंट्री नहीं हुई, तो एक तो हम सेल्स में ऐड कर दिए, दूसरा कहाँ ऐड होगा? डेटस में, क्योंकि क्रेडिट में सेल हुआ है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो क्रेडिट में सेल हुआ है तो क्या क्रिएट होगा? डेटस, तो उसको डेटस में ऐड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डेटस से रिलेटेड सारे एंट्रीज पहले होंगी, सिवाय बैड डेट और प्रोविजन के, प्रोविजन फॉर बैड डेट के। ये 2 एंट्रीज हमेशा लास्ट में होंगी, ठीक है? तो आप देखोगे डेटा से हमने 4 टिक मार्क किया है, यानी इसमें 4 एडजस्टमेंट हैं इन दोनों को लेकर। तो करेंगे कैसे? देखो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्किंग नोट सेकेंड। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, नहीं, कैलकुलेशन ऑन डेटर्स, बस कैलकुलेशन ऑन डेटर्स। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे संडे डेटर्स, क्योंकि कैलकुलेशन इसी पे करना है ना। कितना है संडे डेटर्स? संडे डेटर्स है, कहाँ पे है? 1,32,500। देखो, बैड डेट और जो 5th एडजस्टमेंट है वो हमें थोड़ा बाद में करना है। हम सबसे पहले 3rd एडजस्टमेंट करेंगे और 6th एडजस्टमेंट करेंगे। तो 1,32,000 इसमें हमें ऐड करना है। मैंने बताया था बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर का मतलब होता है, मैंने आपको एक एडजस्टमेंट में बताया था
कि जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो ये कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि टोटल 3,000 का ही बिल्स रिसीवेबल था कंपनी के पास, एग्जांपल, चलो यहीं का ले लेते हैं, फिर जान दो कितना है, 2 लाख नहीं 28,000 है टोटल कंपनी के पास बिल्स रिसीवेबल। कितना था, 28,000। इसमें से 3,000 का बिल किसी एक्स कस्टमर का था, कंपनी गई उससे पैसा मांगने के लिए, उसने नहीं दिया। कितने का, 3,000 का बिल नहीं दिया, नहीं दे पाया, कुछ भी हो सकता है, या उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो बिल क्या हो जाता है मालूम है, कैंसिल हो जाता है। यानी बिल्स रिसीवेबल में से 3,000 का माइनस हो जाएगा बिल। यानी अब बिल्स रिसीवेबल कितना है, 25,000, जो हम करेंगे बाद में। यहाँ से तो कम हो गया, लेकिन वो 3,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेटर्स में। क्यों, क्योंकि बिल कैंसिल हुआ है, पैसे तो लेने ही है ना, 3,000 रुपये पैसे तो लेने ही हैं, उसने उस वक्त नहीं दिया, आगे तो देगा। बिल कैंसिल हुआ है लेकिन लेन देन नहीं, लेन देन तो मतलब करेंगे बाद में कभी ना कभी। तो अब जो बिल्स रिसीवेबल था कि में एंट्री थी उसकी, अब वो बिल्स रिसीवेबल ना होकर अब वो हमारा डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेटर्स। इसलिए हम डेटर्स में ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, 3,000 रुपये ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 3,000 रुपये ऐड। साथ में एक और चीज़ ऐड हो रही है, क्या, एंट्री नंबर 6 अनरिकॉर्डेड सेल। तो एक तो हम सेल में ऐड करेंगे, और क्योंकि क्रेडिट पे सेल होता है ऐसा हम मानते हैं, तो डेटर्स क्रिएट होता है, सामने वाला डेटर बन जाता है। तो डेटर जब बनेगा तो उसकी भी एंट्री होगी। क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितने का, 6,000 का। ये प्लस वाले सारी चीज़ें एक साथ निकली, हो गया। अब टोटल कर लेंगे, 0,0,5 और शायद 8 3 11 4 1, आई थिंक इतना ही होना चाहिए। हाँ, 1,14,500 ये अवेलेबल डेटास आ गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट पे आएंगे। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है, क्योंकि वही बैड डेट वो आरडीडी जो हमें लास्ट में करनी है, हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जो लास्ट लेक्चर था, कि बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट ये हम हमेशा लास्ट में करेंगे। तो देखो हमने डेटा से रिलेटेड पहले चीज़ें कर ली, अब हम बैड डेट पे आते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस, बैड डेट माइनस होगा, क्यों, क्योंकि पैसा डूबा है। डूबता कहाँ पे, डेटर्स में से, और पैसा डूब रहा है मतलब माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि अब मेरे डेटर्स इतने नहीं हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, न्यू बैड डेट, क्योंकि जो एडजस्टमेंट में होता है ना उसको न्यू बोलते हैं, चाहे न्यू बैड डेट, और जो आरडीडी उसे न्यू आरडीडी कहते हैं, और जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया है क्वेश्चन में उसे ओल्ड बैड डेट और ओल्ड आरडीडी कहते हैं। बताता हूँ, पहले यहाँ ध्यान दो। तो एडजस्टमेंट वालों को बोलते हैं न्यू बैड डेट। ऑलरेडी अमाउंट दिया है कितना, 1,800। तो इसे सबसे पहले माइनस कर लेंगे, क्योंकि जो आरडीडी दी है ना वो परसेंट में दी है, तो परसेंट में दी है तो इससे माइनस करने के बाद परसेंट निकालेंगे। आरडीडी हमेशा बैड डेट माइनस करने के बाद निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले माइनस कर लेते हैं, 0 0, 15 में से 8 गए, आई थिंक 7 आएंगे, 10 में से 1 गए 9, 3 और 1, 1,39,700। इसमें से फिर माइनस करेंगे न्यू आरडीडी। देखो समझने की कोशिश करो, इतना बुक में एंट्री थी, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो जो बिल्स रिसीवेबल में कस्टमर था वो क्या बन गया, डेटर, हमने ऐड कर दिया। फिर अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड था यानी एंट्री नहीं हुई थी, तो जब एंट्री होगी तो डेटर क्रिएट होगा, डेटर क्रिएट होगा तो हमने डेटर में ऐड कर दिया। यानी एक्चुअल में हमारा डेटर टोटल इतना हुआ इस साल का। इसमें से हमें एंड में मालूम पड़ रहा है कि यार इतना पैसा डूब गया। न्यू बैड डेट का मतलब क्या है, 1,800 रुपये डूब गया, तो डूबा हुआ पैसा पहले ही माइनस कर देंगे, क्योंकि जो डूबा है वो क्लियर है डूब गया है। डाउट किस पे करते हैं, जो है या जो चला गया है। जो चला गया तो चला गया ना, जो है उस पर डाउट होगा ना कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो डूब गया उसे माइनस कर दिया। अब जो अवेलेबल है इसमें से मुझे लग रहा है कि कुछ लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, इसमें से मुझे लगेगा, इसमें से तो जो 5% मैं निकालूंगा इसमें निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे करता हूँ ब्रैकेट में, 1,39,700 इंटू 5%। तो 5% से 2 0 से 2 0 कट, कितना बच गया, 1,397 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 7 35, हाथ से लगा 3, 5 9 45, 8 हाथ से लगा 4, 5 3 15 4 19, 5 से कम 5 और 1 6, आई थिंक इतना हो रहा है 6985। कितना हो रहा है, 6985। माइनस कर देंगे
तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 6 में से 9 नहीं आएगा, 16 में से 9 गए 7 और 16, तो 8 में 6 गए 2, 3, 1, 1,32,715। तो एक्चुअली फाइनली मेरा डेटा ये बना, कितना बन गया ये, ठीक है। ये सेकेंड वर्किंग नोट है। आई होप ज़रूर समझ में आया होगा। आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो पे करके देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर क्वेश्चन में होता है, तो ये करना ज़रूरी है। ओके, तो देखो इस अकेले सेकंड कैलकुलेशन में हमने एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट नंबर 6 तीनों ही कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या था, बिल्स रिसीवेबल। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है, न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या था, अनरिकॉर्डेड सेल्स। हो गया, ठीक है। बाकी इनकी एंट्रीज अब करेंगे तो सेकंड इफेक्ट करेंगे वहाँ पे। अब एडजस्टमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम उसके बाद हमें, मैंने क्या कहा था, कहाँ ध्यान देना है, हमें ऊपर जाना है ट्रायल बैलेंस में और देखना है कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। तो है हिडन एडजस्टमेंट, 10% एडवर्टाइजमेंट 10% इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट है। तो 10% इन्वेस्टमेंट के लिए तीसरा एडजस्टमेंट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड इसलिए नहीं लिख रहे कि ये मिलना चाहिए, मिला नहीं है, मिला होता तो फिर एंट्री हो चुकी होती, अब तक मिला नहीं, मिलना चाहिए, इसलिए एक्रूड लिखेंगे। कितना है इन्वेस्टमेंट, कितना है 20%, 20,000। तो 20,000 पे कितना परसेंट बोला है, 10%। एक तो बहुत सिंपल है, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 2,000 रुपये हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री कितनी, 2,000 रुपये की। चौथा और आखिरी एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर 9 मंथ्स लिखा है, यानी जो वहाँ 4,500 दिए वो 9 महीने का है, हमें 3 महीने का निकाल कर ऐड करना है। 9 महीने तक की एंट्री हुई है, 3 महीने की नहीं हुई है, तो 3 महीने का अमाउंट निकाल कर हमें उसमें ऐड करना होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था रूल क्या है, किसी भी अकाउंटिंग ईयर का टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस हमें शो करना होता है। यहाँ पे सिर्फ 9 महीने का दिखाया है, जबकि महीना तो साल तो 12 महीने का होता है, तो 3 महीने का निकाल के ऐड करेंगे कैसे, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग कैसे हुआ, अरे भाई आउटस्टैंडिंग ही है ना, बाकी है 3 महीने का, 3 महीने का बाकी है, एंट्री नहीं हुई है, तो बाकी है तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू कितना है, 4,500। तो देखो कैसे करेंगे, 4,500 कितने मंथ का है, 9 मंथ्स का, तो 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 3 महीने का निकालना है। तो देखो बचपन में हमने पढ़ा था कि 5 आम 20 रुपये का है तो 3 आम कितने का होगा, या 5 आम 20 रुपये का है तो 9 आम कितने का होगा। तो इस तरह से हम करते थे कि भाई 4,500 जो है 9 महीने का है, ये 9 आम कितने के हैं, 4,500 के हैं, तो 3 आम कितने के होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आम का वैल्यू, यानी कहने का मतलब है 9 महीने से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने की वैल्यू आ जाएगी, और उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 महीने की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो 9 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 9 पचे 45, यानी ऊपर 500 बच गया। क्या लिखेंगे, 500 इंटू 3, हर महीने का कितना आ गया 500। चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 500 गुणे 9 करोगे तो कोई 4,500 आता है, यानी 1 महीने का 500 है, तो 3 महीने का कितना होगा 1,500, यानी यही हमें क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट जाके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट सारा का सारा हो गया। क्या हो गया, वर्किंग नोट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, और ऐसे हम 15-20 क्वेश्चन करेंगे ना, हो जाएगा सब फटाफट। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूँ और आई होप आपने लिख लिया होगा। साथ में जैसे ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैं बोलना भूल गया, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है और जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ डिस्प्ले पे, आप उसे लिख लिया करो पहले किसी पेज पे, क्योंकि बार बार डिस्प्ले पे शो कर पाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, आप और आपके लिए इजी हो जाएगा, मेरे लिए क्या, आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप हाथ में रहेगा तो आप प्रॉपर टिक मार्क कर पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। तो एक पेज लेकर, जैसे देखो मैंने लिया है, तो इसे लेके आप लिख सकते हो। ठीक है ना, लिख के फिर आओ लेक्चर में और फिर देखो। ओके, सो हाँ, फॉर्मेट बनाते हैं। और फॉर्मेट क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, साथ में बैलेंस शीट।
तो मेरे ख्याल से तो मैं देखो लेफ्ट मैं ना हमेशा ना राइट्स जैसे ऐसे देखो तो मैं राइट से लेफ्ट स्टार्ट करता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ लिखूंगा फिर मैं यहाँ लिखूंगा तो आपका यहाँ दिखेगा नहीं इस साइड का, तो वहाँ से लिख कर इस तरफ आता हूँ तो आपको वहाँ का नज़र आएगा। ठीक है, ये मैंने अपने टीचर से सीखा था, बहुत अच्छे से बताया था उन्होंने। बीच में यहाँ पड़ेगा क्या, चलो यहीं ले लेते हैं बीच में। 2 मिनट तो फटाफट बनाते हैं, उसके बाद करते हैं बात। सो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, और क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, और देखो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट जनरली साथ में बनता है, आप अलग अलग भी बना सकते हो लेकिन आपके बुक में साथ में दिया और फॉर्मेट ही ऐसा है साथ में। ठीक है, तो साथ में बनाया करो। क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, ये एक फॉर्मेट रेडी हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पे, लायबिलिटीज रुपीज रुपीज और असेट्स रुपीज रुपीज। ये आगे लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, और एक और चीज़ बनानी है, क्या बोलना नहीं है, हमें 4 फॉर्मेट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक ही में, बैलेंस शीट उसके पहले, पहला फॉर्मेट होता है, दूसरा फॉर्मेट होता है कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो इसे यहाँ पे बता देते हैं क्षमा और दया, दया और क्षमा, राइट, पहले दया है फिर क्षमा है। यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट और डेबिट बोलना नहीं है, ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं। टीचर जो है वो अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट निकला तो आपका नंबर काट सकता है। तो दया और क्षमा, अगर मान लो गलती से नाम बड़ा है तो आप सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक ना, और मान लो दोनों का नाम एक ही अल्फ़ाबेट से है तो अगर दोनों का नाम एक ही अल्फ़ाबेट से है तो कमल, कोमल, तो के ओ के ए, यानी डिफरेंस नज़र आना चाहिए। ठीक ना, चलो तो आई होप फॉर्मेट हमारा एकदम क्लियरली रेडी हो गया, हमने वर्किंग नोट भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फटाफट, आई होप नज़र आ रहा है बराबर, राइट। चलो तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक साइड से कर सकते हो लेकिन डेबिट साइड से जनरली स्टार्ट किया करो। तो सबसे पहले स्टॉक, और हमने समझ लिया है कि वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना था वो टोटल, 65,000, जिसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो सीधे बाहर लिख देंगे 65,000। हाँ, आपको तो ये पता है ना 2 कॉलम क्यों है, एक इनर कॉलम बोलते हैं, एक आउटर कॉलम। इनर कॉलम प्लस माइनस करने के लिए होता है जिसमें एडजस्टमेंट होते हैं, और उसका फाइनल अमाउंट कहाँ लिखते हैं, आउटर कॉलम में। आई होप पता होगा, इनर कॉलम आउटर कॉलम ध्यान देना। इनर कॉलम में एडजस्टमेंट या प्लस माइनस जो भी होता है हम वहाँ करते हैं उस आइटम का। जैसे मान लो इसमें एडजस्टमेंट होता तो ये अमाउंट यहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ लिखता, और वो एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम फाइनल अमाउंट बाहर लिखता है। ठीक है ना, उसके बाद स्टॉक के बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में एक एडजस्टमेंट है, डिसऑनर ऑफ बिल, राइट, डिसऑनर ऑफ बिल। पहली बार बिल्स रिसीवेबल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जाएगा असेट्स में, असेट्स में आएंगे, यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। और क्योंकि एडजस्टमेंट है तो कितना लिखेंगे, पहली बात तो 28,000 है इनर कॉलम में, यानी अंदर वाले कॉलम में, और एक लाइन छोड़ देंगे। तो मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ, देखो ऐसे छोड़ दूंगा तो हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊँ कि इसके नीचे जगह छोड़ी हुई है, तो मैं ऐसे ब्रैकेट बना देता हूँ। अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर गलती नहीं होगी ना, फिर हम इसके नीचे लिखेंगे अगर अगली बार कोई आइटम लिखेंगे तो, क्योंकि जो आइटम होता है वो लाइन से नहीं होता ना कि असेट्स की लाइन से हैं आगे पीछे सारे। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी में हमने टिक मार्क किया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, वेजेस को ध्यान में रख के। तो वेजेस एंड सैलरी आप हमेशा पूरा लिखोगे, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ।
कितना है 9000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे बाहर 9000। थर्ड है सॉरी थर्ड तो हमने लिख दिया ना। फोर्थ है संडे डेटर्स। अब संडे डेटर्स में 4 एडजस्टमेंट है, तो मैं लिख रहा हूँ, पहले आपको समझाता हूँ बाद में। लिखेंगे संडे डेटर्स, संडे डेटर्स कहाँ का आइटम है, असेट्स का, तो लिखेंगे संडे डेटर्स कितना अमाउंट है 1,32,500। वर्किंग नोट के फाइनल नंबर में मत जाना, वहाँ तो वर्किंग नोट किया हमने, उसी को तो याद करना है। तो पहले तो मेन अमाउंट लिखेंगे जो इसमें है ट्रायल बैलेंस में। तो देखो 2 चीज़ ऐड करनी है, तो 2 चीज़ ऐड करनी है, साथ में कर देंगे। फिर टोटल लेंगे, अमाउंट यहाँ लिखेंगे। फिर एक चीज़ माइनस की थी हमने, बैड डेट, वो माइनस करके यहाँ लिखेंगे। फिर टोटल लेंगे। फिर ऑलरेडी माइनस किया है तो वो माइनस करके यहाँ लिख के फिर यहाँ टोटल अमाउंट जाएगा। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ दी हमने। कितनी लाइन, 6 लाइन। समझ रहे हो? इसलिए इस तरह टिक मार्क करना होता है, ताकि, क्योंकि अगर मैं कोई आइटम लिख दूंगा तो फिर कैसे माइनस करूँगा, फिर तो कटपिट हो जाएगा, फॉर्मेट खराब हो जाएगा, प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, मार्क्स कम मिलेंगे। ओके, आगे बैड डेट। अब बैड डेट लिखने जा रहा हूँ, मैंने आपको कहा था बैड डेट का ना एक फॉर्मेट है, तो मैं आपको बता देता हूँ, और उसे ही हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। हर क्वेश्चन में बैड डेट आता ही आता है, एकदम लगभग 99% आता ही है। तो बैड डेट जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो हम कितना छोड़े और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पकड़ लें, तो हमेशा अंदाज़ा लगे। पहले तो क्वेश्चन को समझा करो, देखा करो कि हाँ कितने आइटम है, और एक अंदाज़ा होता है कि जनरली जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है उसमें जो आइटम होते हैं 1/3 ही होते हैं, यानी पूरे पेज के 1/3 उसमें लेने हैं, 2/3 किस में लेने हैं, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में आइटम ज़्यादा होता है, एंट्री ज़्यादा होती है। तो मैं इतना थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ और मैं यहाँ से, मेरे को लगता है यहाँ शुरू करता हूँ। तो 2 बैड डेट, बैड डेट का फॉर्मेट है, पहली बात तो 2 बैड डेट लिख दिया। कितना अमाउंट है इसका, किधर गया, 1000। तो 1000 लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि न्यू बैड डेट हमें एडलेस करना है, न्यू आरडीडी एडलेस करना है, फिर ओल्ड आरडीडी भी है, मैंने बताया था लेफ्ट साइड में। तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है देखो, ये जो 2 बैड डेट है ये ट्रायल बैलेंस में होता है, जो अब ऐड कर रहे हैं हम लोग वो होता है न्यू बैड डेट। जो किस में होता है, जो होता है एडजस्टमेंट में, हमने पढ़ा। तो न्यू बैड डेट अभी नहीं लिखेंगे, जब एडजस्टमेंट आएगा तब, जगह छोड़ दो खाली। फिर प्लस करते हैं क्या, न्यू आरडीडी, इसे भी अभी नहीं लिखेंगे। ये दोनों प्लस करने के बाद जो अमाउंट आता है यहाँ पर, उसमें से हम माइनस करते हैं ओल्ड आरडीडी। क्या माइनस करते हैं, ओल्ड आरडीडी, लिख दोगे ओल्ड आरडीडी। क्या माइनस करते हैं, ओल्ड आरडीडी। फिर ये पूरा माइनस होके यहाँ जाता है बाहर। देखो ये फॉर्मेट ही है, फिक्स है। 2 बैड डेट मतलब जो क्वेश्चन में ऑलरेडी पैसा डूब चुका है ट्रायल बैलेंस में। न्यू बैड डेट का मतलब है एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो यहाँ एंट्री होगी, नहीं दिया है तो यहाँ पर डैश कर देंगे, हमारे एडजस्टमेंट में है। फिर न्यू एंड आरडीडी, नया जो मुझे डाउट है पैसा डूबने वाला है, न्यू आरडीडी, उसे लिख देंगे अगर एडजस्टमेंट में है तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कभी कभी न्यू बैड डेट होता है लेकिन न्यू आरडीडी नहीं होती है, कभी कभी न्यू आरडीडी होती है लेकिन न्यू बैड डेट नहीं होता है। तो जो होगा उसे लिखेंगे, जो नहीं होगा वहाँ डैश कर देंगे। तो कहने का मतलब यही है कि फॉर्मेट पूरा लिखना है, चारों का चारों, जो नहीं होगा वहाँ डैश कर देंगे। कभी कभी ओल्ड आरडीडी नहीं होता है तो यहाँ डैश कर देंगे, लेकिन फॉर्मेट लिखेंगे, क्यों पता है, ताकि दिमाग में छप जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो तो इसकी एंट्री हमने कर दी यहाँ पे। अब जो जो आइटम आएगा इन सब में हम वो लिखते जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बैड डेट तक पहुँचे, तो बैड डेट की एंट्री की खाली। अगला है परचेसेस, और परचेस में एक स्टार है, क्योंकि परचेस रिटर्न माइनस करना है। परचेस कहाँ का पार्ट है, यहाँ का। तो 2 परचेसेस, कितना अमाउंट है परचेस का, 1,48,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, और हम लाइन छोड़ देंगे ऐसा ब्रैकेट बना के। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर कार। मोटर कार असेट्स है, और मोटर कार में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो मोटर कार असेट्स है। देखो अगर मैं ये सब जगह नहीं छोड़ता तो मैं क्या गलती से हो सकता था यहाँ कहीं लिख दो, तो गलती हो सकती थी, इसलिए हमने जगह छोड़ दी। 68,000 ऑर्डर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है मशीनरी, ये भी असेट्स है पर इसमें एडजस्टमेंट है। क्या, डिप्रिशिएशन, कितना अमाउंट, 1,14,800, तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे बस। फिर ऑडिट फीस, हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड ऑडिटर के लिए, तो 2 ऑडिट फीस, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो सीधे बाहर। कितना है, 1200, 1,200। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। तो देखो सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए हमें सेल्स लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, देखो सेल्स कितना है, सेल्स है
सेल्स है 2,85,500, 2,85,500, लेकिन सेल्स में दो एडजस्टमेंट है, एक तो सेल्स रिटर्न है और एक अनरिकॉर्डेड सेल्स था। तो देखो लिखेंगे इसे, तो पहले लिखेंगे 2,85,500, इसमें से तो पहले सेल्स रिटर्न माइनस कर दो क्योंकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न, या फिर सिर्फ रिटर्न भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो चलो हम पूरा ही लिख देते हैं। कितना है सेल्स रिटर्न वैसे 2,000, तो यहाँ पे 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो माइनस करके अमाउंट ना अंदर ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है, तब तक बाहर नहीं आएगा किसी भी आइटम का अमाउंट आउटर कॉलम में, तब तक नहीं आएगा जब तक पूरे एडजस्टमेंट नहीं हो जाते हैं। तो एक बार माइनस करके लिखेंगे यहाँ पे 2,83,500, और इसमें एक लाइन छोड़ देंगे और चाहिए तो ऐसा लाइन भी खींच दो, नहीं खींचोगे तो भी चलेगा, पर ब्रैकेट बना के एक लाइन छोड़ दो ताकि गलती से कुछ लिख ना दो यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डिस्काउंट। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया, डेबिट में डिस्काउंट है मतलब एक्सपेंस है। तो टू डिस्काउंट, कंपनी ने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, कंपनी का एक्सपेंस हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, तो 2,300, ठीक है। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है, असेट्स में जाएगा बिल्डिंग प्रॉपर्टी होती है, असेट्स में जाएगी। कितना एडजस्टमेंट है? 7,50,000, ठीक है। नहीं सॉरी 75,000, सॉरी, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देंगे ब्रैकेट बना के। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, वो भी असेट्स पे, तो कैश एट बैंक कितना अमाउंट है? 12,000, जो कि एडजस्टमेंट नहीं है उसमें, ठीक है, सीधे बाहर। 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स है, 10% इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया है हमने उसमें, हिडन एडजस्टमेंट है, 10% खुद लिखा है, तो 20,000, तो इनर कॉलम में लिख देंगे। और मेरा सजेशन होगा कि हिडन एडजस्टमेंट की एंट्री उसी वक्त कर दो, क्योंकि जब आप फॉर्मेट छोड़कर नीचे आ जाओगे तो आप फॉर्मेट में कभी हमारा ध्यान नहीं जाता, तो हिडन एडजस्टमेंट कभी कभी छूट जाता है, तो हम तुरंत कर देंगे। तो अभी कर देते हैं। क्या था, मैंने वर्किंग नोट किया है, वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 3, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड कितना था? 2,000। सर ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया हमने पैसा किसी को दिया है, उसने वादा किया है कि हमें 10% ब्याज देगा, साल ख़त्म हो गया, पैसा मिला नहीं है, फिर भी हम एंट्री करके दिखाएंगे कि अब हमारा जो 20,000 का इन्वेस्टमेंट था वो अब 22,000 हो गया, क्योंकि इसमें 2,000 ब्याज मिलने वाला है, इसलिए ऐड होता है। कंपनी के लिए इनकम है, और क्योंकि कंपनी के लिए इनकम है तो दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड क्या है? इनकम साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय, वरना हमेशा एक लाइन छोड़ा करो, मतलब क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस जो भी आएगा आपको लिखना होगा ना, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं इतना पूरा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ तो मैंने इन्वेस्टमेंट में ही ऐड किया था, तो क्लियर पता चल रहा था इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, इसलिए पूरा लिखूंगा। कितना? 2,000, और आउटर कॉलम है क्योंकि यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो खुद एडजस्टमेंट है, ठीक है। देखो अब क्लियर हो गया। अब हम ऊपर ट्रायल बैलेंस जब खत्म होगा तो हम ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, जो कि प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड का पार्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट कितना है? 4,500, और इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट था। ये 9 महीने का है, हमें 3 महीने में क्या करना है? ऐड करके दिखाना है। तो हम करेंगे ऐड, क्या था ये? आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कितना? 1,500 और ऐड करना है, यानी टोटल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है? 6,000, जबकि मैंने कितना दिया था? सिर्फ 4,500, 3,000 हमने ऐड करके दिखा दिया। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस साइड है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कंपनी ने 1,500 रुपये नहीं दिए थे, कंपनी के ऊपर 1,500 रुपये क्या है? कर्ज है, तो कर्ज कहाँ लिखा जाएगा? लायबिलिटी में, यहाँ पे। लेकिन लायबिलिटी में लिखने से पहले लायबिलिटी में सबसे टॉप पे हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैपिटल्स। तो ऐसे हेडिंग बनाओगे और पार्टनर्स के नाम लिख दोगे, दया और क्षमा। हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमने कैपिटल जब टैली करेंगे तब कैपिटल यहाँ लिखेंगे, लेकिन आप पहले से कैपिटल लिख के छोड़ दोगे। जनरली फॉर्मेट में कैपिटल ऊपर होता है, आप नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ऊपर होता है, फॉर्मेट यही है। फिर लिखोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, कितना है? 1,500, ठीक है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या था? एक्सपेंस है। एक्सपेंस नहीं दिया है कंपनी ने, कंपनी के ऊपर कर्ज है 1,500 रुपये का, तो कहाँ ऐड जाएगा? लायबिलिटी में, ठीक है।
और हमने कैपिटल के लिए जगह भी छोड़ दी। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल के लिए थोड़ा जगह छोड़ देना, जब तक कैपिटल क्लियर नहीं होता तब तक नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है लास्ट रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ क्या है, मैंने बताया था, जब कंपनी किसी और का फॉर्मूला, पैटर्न, प्रोडक्ट नाम, प्रोडक्ट डिज़ाइन कुछ भी इस्तेमाल करती है तो कंपनी पे करती है, जो भी इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे डेबिट में दिया यानी हमने इस्तेमाल किया है और हमने पे किया है। कितना रॉयल्टी पे किया, 3000। और रॉयल्टी जो होती है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। तो प्रोडक्शन कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू रॉयल्टीज़, कितना 3000। पर इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो सीधे बाहर, ठीक है। डेबिट साइड कंप्लीट। और देखो हम चिंता मुक्त हो गए, डेबिट साइड अब झाँकने की जरूरत नहीं है, अब हमारा काम हो गया। अब क्रेडिट साइड जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, हमने टिक मार्क किया है। तो जनरल रिजर्व कितना है लायबिलिटी, वो 14,500, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल। तो ये कैपिटल सबसे पहले इस फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया जाता है। क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ लिखेंगे बाय, और क्योंकि कैपिटल के अंदर ही कैपिटल लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पता है ना, जब किसी लेजर में उसी का बैलेंस लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। कितना, 1,60,000 दया, 1,20,000 क्षमा, यही ना अमाउंट, या 1,60,000 1,20,000 लिख दिया, बात खत्म। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना लायबिलिटी है, 98,000। नेक्स्ट है आरडीडी। तो देखो ये ओल्ड आरडीडी है, मैंने कहा था ये इनकम है। यहाँ क्या हो रहा है, इनकम माइनस हो रहा है। पता है हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड है। डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंस और लॉस साइड होता है, राइट। हम किस में से माइनस कर रहे हैं, हम बैड डेट, न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी से माइनस कर रहे हैं। तो सर ये माइनस क्यों हो रहा है, ध्यान दो। पहली बात तो लिखा ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी का मतलब होता है ऐसी आरडीडी जो पिछले साल हमने सोची थी डूब जाएगा, लेकिन इस साल वो पैसा मिल गया। जैसे कि कोई मेरा कस्टमर था जिसको मैंने पिछले साल सोच लिया था यार इतना पैसा नहीं देगा, तो मैंने पिछले साल न्यू आरडीडी करके एंट्री कर दी थी, लेकिन वही पैसा इस साल मिल गया, क्रेडिट साइड में एंट्री हो गई, कितनी, 1,800 रुपये। तो इस साल के लॉस से हम इतना पैसा माइनस कर देंगे। जो पैसा हमने पिछले साल सोचा था नुकसान हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, मिल गया, तो इस साल के लॉस से माइनस करेंगे। और इसी में से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परिवार है आरडीडी और बैड डेट, ये इसी के परिवार का है, लेकिन फ़ायदे में है, इसलिए इसमें से माइनस कर रहे हैं। आई होप समझ रहे हो। तो ये ओल्ड आरडीडी यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,800, क्योंकि 1,000 ऑलरेडी डूब चुका है और कुछ पैसे एडजस्टमेंट में डूबने वाले हैं। इतने डूबे हुए पैसे में से इतना पैसा मिल गया है, कहने का मतलब ये है, तो इसलिए इसमें से इतना सा माइनस कर देते हैं। हालांकि इसकी एंट्री आप क्रेडिट में भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट ही, मैंने कहा ना ये फॉर्मेट ही है, आपको याद करना है। टू बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी, तीनों को जोड़ने के बाद माइनस ओल्ड आरडीडी, जो कि इनकम होती है, उसी को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ये हमारा लॉस है, लॉस में से इनकम जो हुआ है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, क्रेडिट आइटम को, क्योंकि ओल्ड आरडीडी क्या है, क्रेडिट आइटम था, क्रेडिट आइटम को हमने डेबिट में लिखा है, जबकि हमने पढ़ा क्या कि डेबिट की चीज़ें डेबिट में जाएंगी, क्रेडिट की चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी। तो ये भी बात देने वाली है, ध्यान देने वाली बात है कि जब हम क्रेडिट की चीज़ें, क्रेडिट का आइटम डेबिट में लिखते हैं या डेबिट का आइटम क्रेडिट में लिखते हैं, तो हम माइनस करते हैं। जैसे सेल्स रिटर्न फॉर्मेट में देखो डेबिट में था, क्रेडिट में किया तो क्या किया उन्होंने, माइनस किया। क्या किया, माइनस। जबकि यहाँ लिखते तो हम सीधा लिख देते हैं। और एक चीज़, परचेज, इसका रिटर्न देखो कहाँ लिखा, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं है। परचेज का, हाँ क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न, इसमें से हम लोग माइनस करने वाले हैं क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है। तो जब हम अपोजिट साइड में लिखते हैं तो हम जनरली माइनस करते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है, आ जाते क्वेश्चन पे। तो हमने लिख दिया ओल्ड आरडीडी, जो कि इनकम था, हमने आज इस साल के एक्सपेंस, इस साल के लॉस में से माइनस कर दिया। अब है आउटस्टैंडिंग, सॉरी सेल्स, अगला है सेल्स। सेल्स तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसकी एंट्री हो चुकी है, कहने का मतलब है, तो सीधे लायबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होती है तो लायबिलिटी में लिखते हैं, सीधा यहाँ जाएंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैं आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, O/S। एग्जाम में भी आप कर सकते हो, मजबूरी में, नहीं तो आप पूरा लिखोगे, टाइम नहीं है तो फटाफट शॉर्टकट में लिख सकते हो। कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस है, 700, सीधा आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं उसमें। परचेज रिटर्न आ गया, देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, हम
कहाँ लिखने वाले हैं, डेबिट में, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। कितना है, परचेज रिटर्न 4000, ठीक ना। और क्योंकि परचेज रिटर्न इसलिए भी माइनस कर रहे हैं, कई लॉजिक लगा सकते हो। तो 1,44,000 आएगा, क्योंकि 1,48,000 है, 4,000 कम हो गए, 1,44,000। लास्ट है डिस्काउंट, और क्योंकि क्रेडिट का डिस्काउंट है तो ये इनकम है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट। कितना है ये है 1,800। हो देखो, पूरा क्वेश्चन हमें सिर्फ 20 मिनट में सॉल्व करना है, 25 मिनट, इवन आधा घंटा भी ले सकते हो अगर आप बाकी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो बहुत तो, लेकिन आधे घंटे में सॉल्व हो जाना चाहिए। और बहुत इजी होता है, हम जब 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। एक बार वीडियो देख लो, क्या है ना, मेरा वीडियो ना हिल जाता है ऑटोमेटिक, तो फोकस हट जाता है कभी कभी। हाँ नहीं, फोकस है, ठीक। चलो, तो एडजस्टमेंट पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट और क्रेडिट साइड। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा होगा, एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन में आने से पहले आप एडजस्टमेंट की एंट्रीज 3-4 बार ज़रूर देख लेना, जो हमने पिछले लेक्चर्स में की है। मैंने 5-5, 6-6 एंट्री करके टोटल ऑलमोस्ट 29-30 एडजस्टमेंट थे, हिडन एडजस्टमेंट्स लेकर। तो हमने उसको 5-6 के टुकड़ों में बनाया, मैंने बहुत छोटा छोटा, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्यों है, किस लिए, कैसे है। तो आप वो देख लोगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, अरे सॉरी, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है 40,000, सीधा ऑर्डर कॉलम, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। दूसरा इफेक्ट असेट्स में, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी है ना एक तरह की। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या हुआ, स्टॉक है तो प्रॉपर्टी है, सीधा आउटर कॉलम में 40,000। नेक्स्ट डिप्रिशिएट बिल्डिंग इन मशीनरी, ये हमने ऑलरेडी निकालना है 5% और 3%। तो सबसे पहले बिल्डिंग लिखा है, बिल्डिंग में जाते हैं, माइनस डिप्रिशिएशन क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। डिप्रिशिएशन का मतलब क्या है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। कितनी कम हुई है, 3750, इतना ही है ना, देख लो मैंने भी लिखा है यहाँ पे 3750, राइट। करो माइनस, कितना हो जाएगा, आई थिंक 71,250, देख लो अगर कुछ गलती ना हो तो, 3 हाँ उतना ही होगा, ठीक है। दूसरा है बिल्डिंग, साथ में बिल्डिंग भी सॉरी बिल्डिंग कर ली, मशीनरी। मशीनरी कितना है, माइनस डिप्रिशिएशन। अच्छा, यहाँ पे परसेंट में लिखा करो, डिप्रिशिएशन बिल्डिंग में 5% है और यहाँ पे डिप्रिशिएशन 3% है, 3% लिख दो। 3% कितना निकाला था हम लोगों ने, 3,444, यानी 3,444। इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 3 गए तो 1,111, और 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 3 गए 4, आई थिंक 1,11,456। 56 नहीं होगा, 7 में से 3 गए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे हो गए 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे हो गए 7, 7 में से 4 गए तो 3, 4 में से 3 गए 1, राइट। तो 1,11,356 ये हमारा हो गया। देखो ये एक इफेक्ट हुआ, दो मशीनरीज, 2 असेट्स का एडजस्टमेंट एक साथ था, ये एक इफेक्ट हुआ दोनों का दूसरा इफेक्ट भी जाएगा। और बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी जो 1,14,800 था वो 1,11,000 पे आ गया, बिल्डिंग जो 75,000 था वो 71,000 पे आ गया। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही, गिर रही है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या लॉस। तो कैसे लिखेंगे, देखो, टू डेप्रिशिएशन, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ, डेप्रिशिएशन। जब एक से ज़्यादा एसेट्स पर डेप्रिशिएशन होती है तो इसे हेडिंग देने का, हेडिंग देके फिर लिखोगे क्या, बिल्डिंग कितना है डेप्रिशिएशन दिया हमने 3,750, फिर लिखोगे मशीनरी, और यहाँ परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3,444, फिर इन सबको जोड़कर कितना था हमारा टोटल आया था 7,194। बोलोगे सर ऐसे करने की ज़रूरत है क्या, ज़रूरत नहीं है, आप अलग से भी लिख सकते थे, डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग सीधे अमाउंट बाहर लिख सकते थे 3,750, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी सीधे अमाउंट बाहर लिख सकते थे 3,444। लेकिन ऐसे कैटेगरी बना के लिखने में ना फ़ायदा है,
प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, एग्जामिनर को जो चेक करेंगे उनको अच्छा लगेगा। तो आपको मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि एक कैटेगरी का आइटम को एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। अगर एक ही मान लो सिर्फ एक ही डिप्रिसिएशन होता है बिल्डिंग के ऊपर, तो हम लोग सीधा लिख देते हैं टू डिप्रिसिएशन, ऐसा हेडिंग नहीं देते हैं, क्योंकि एक आइटम के लिए हेडिंग नहीं होता, उसके अंदर अगर कई आइटम्स हैं तो हेडिंग होती है, ठीक है। तो हमने कर लिया, दोनों इफेक्ट हो गए, सेकंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। थर्ड है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹3000। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल, तो मैंने क्या बताया था कि पहली बात तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बिल्स रिसीवेबल में से पहले माइनस करेंगे। बिल्स रिसीवेबल क्या है, देखो यहाँ पे लिखो माइनस बिल डिसऑनर्ड, क्या लिखोगे, डिसऑनर्ड पूरा लिखोगे, कितना है 3000, तो 28,000 में से 3000 गया तो 25,000 माइनस कर दिया, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या है, जो बिल्स रिसीवेबल था वो कैंसिल हो गया, पर वो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, क्योंकि पैसे तो मुझे लेना ही है उस कस्टमर से। डेटर बन जाए तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, इसी में क्या, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है। यहाँ जगह का मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितना 3000। देखो अब ध्यान से देखोगे तो असेट्स में ही माइनस हो गया, असेट्स में ही प्लस हो गया, असेट्स में माइनस हो गया, असेट्स में ही प्लस हो गया, माइनस किया तो क्रेडिट हो गया, प्लस कर दिया तो डेबिट हो गया, डेबिट क्रेडिट की एंट्री एक ही जगह हो गई, ठीक है। दूसरा है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया, दया पर्सन यूज़ करने के लिए 1000 का गुड्स ले गई। तो मैंने क्या बताया, ड्राइंग है पहली बात, जब गुड्स चला जाता है कंपनी से, चाहे किसी वजह से जाए, तो एक एंट्री कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ लिखेंगे। और मैंने यहाँ देखो जगह भी छोड़ी है, क्योंकि जनरली क्लोजिंग स्टॉक ना हमेशा एंड में लिखा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी थी। बाय गुड्स टेकन बाय, गुड्स टेकन बाय दया, ऐसा पूरा लिखो, बाय दया नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, गुड्स टेकन बाय दया कितना 1000, सीधा ऑर्डर कॉलम, गुड्स टेकन बाय दया ऐसा लिखेंगे। टू ड्राइंग भी लिख सकते थे, सॉरी बाय ड्राइंग्स भी लिख सकते थे, ब्रैकेट में लिख देते टेकन बाय दया, ऐसा भी लिख सकते हो। दया ले गई है ड्राइंग से, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, जब कैपिटल मिलता है तो क्रेडिट में एंट्री करते हुए, जब पार्टनर्स रिटर्न पैसा ले जाता है घर पे पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो डेबिट में एंट्री होती है। लिखेंगे टू ड्राइंग्स, यहाँ तो ड्राइंग्स ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे गुड्स टेकन, क्या लिखेंगे, गुड्स टेकन। बाय दया लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग दया की इसमें एंट्री करने वाले 1000, और क्षमा में डैश, क्या किया हमने, टू ड्राइंग्स लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया गुड्स टेकन, मतलब ड्राइंग क्या किया है, कैश भी कर सकते हैं और गुड्स भी हो सकता है, तो हम इसलिए हम लोगों ने दिखा दिया कि गुड्स हैं, कितने का है 1000 का, क्षमा कुछ नहीं ले गई, क्षमा में डैश, ठीक है। चलो आगे है RDD 1000, सॉरी बैड डेट 1800 और RDD 5%, जो कि डेटा से रिलेटेड है, हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट किया हुआ था, इसीलिए तो यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल हमें प्लस करना है, ध्यान रखना है हमें, यहाँ से नहीं माइनस करना है, यहाँ से माइनस करना है। लिखेंगे न्यू बैड डेट कितना है 1800, तो जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक प्लस नहीं होगा, तब तक माइनस भी नहीं होगा, तो फिलहाल लिख के छोड़ देंगे। हमने RDD भी साथ में निकाली है, कितना है RDD हमारा 6985, ये भी माइनस कर देंगे, न्यू RDD 6985, इसे भी छोड़ देंगे फिलहाल। लेकिन इन दोनों की एंट्री एक जगह और होगी, हमने जगह छोड़ी है यहाँ पे देखो, इसलिए पहले से लिख के छोड़ा हुआ है। तो न्यू बैड डेट भी है हमारे पास एडजस्टमेंट में, और न्यू RDD भी है, दोनों लिख देंगे 1800 और 6985। अब देखो ये पूरा हो गया है, तो इसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे 5 8 7 9, तो 9785 आ गया, इसमें से 1800 माइनस करेंगे, इसको थोड़ा साथ में लिख देता हूँ, माइनस कर देते हैं, तो 5 8 17 में से 8 गए 9, 8 में से 1 गए 7, 7985 आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते, तो यहाँ हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट हमारा देखो, बैड डेट का न्यू बैड डेट और न्यू RDD की एंट्री एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, और एक यहाँ हो गई, यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस कर रहे हैं हम लोग असेट्स में से, तो क्रेडिट हो गया, यहाँ पे हमें प्लस कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, तो डेबिट हो गया, ठीक है। लास्ट है कहाँ गया, गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो रिकॉर्ड करेंगे, पहला तो सेल्स में ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि सेल हुआ है लेकिन
एंट्री नहीं हुई है तो ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐसा लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना है ये 6000 है, 6000 ऐड कर दो, कितना हो गया 2,89,500 यानी 2,89,500। और क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल है डेटर्स बढ़ जाएंगे, एंट्री की तो डेटर भी बढ़ेंगे, प्लस लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल कितना 6000। अब ये सब प्लस करेंगे, अभी देखो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0,0,2,0 तो है, ये 500 भी है तो 500, 3 2 5 और 6 11 के एक हासिल लगा, 1,41,500 आई थिंक ये आ रहा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 0,0,5 3 2 5 6 11 के एक हासिल लगा, 1 3 1 4 4 1 ओके। देखो न्यू आइडेंटिटी पहले माइनस करेंगे, कितना है न्यू आइडेंटिटी के यहाँ ना 5% लिख दो साथ में, बट न्यू आइडेंटिटी माइनस करेंगे तो 0,0,5 15 में से 8 गए 7 0 10 में से 1 गया 9 और 3 तो 1 और 3 1,39,700 आई थिंक ये आना चाहिए। जोड़ लो 0 0 15 9 1 10 1 11 5 बराबर है। फिर न्यू आइडेंटिटी माइनस करके सीधा बाहर लिख लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, 9 बचा, 9 में से 8 गए 1, यहाँ बचा 6, 16 में से 9 गए 7, 8 बचा, 8 में से 6 गए 2 1 3 1,32,715 आई थिंक इतना होना चाहिए। आप भी कैलकुलेशन करते रहो, मुझसे भी गलती हो सकती है तो मेरे भरोसे मत बैठना, ठीक है। तो देखो जनरली मुझे जहाँ तक लग रहा है हमने सब कुछ कर लिया है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है कि हम कुछ करें, ठीक है। तो टैली करते हैं फटाफट, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, या फिर 2 मिनट आप ले लो। देखो टैली करना स्टार्ट करो। वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई, चलो मैं ही कर देता हूँ फटाफट। तो टैली करते वक्त सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस करेंगे, ये हमें पता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखेंगे, वैसे तो जनरली रफ में अलग से टोटल करके फिर हमें देखना होता है किस साइड ज़्यादा है किस साइड कम है, लेकिन अगर टाइम कम हो तो आप एकदम फास्ट निगाहों से देख सकते हो किस साइड ज़्यादा है। जब देखो यहाँ पे लगभग 3 लाख है, यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख ही हो रहा है, यानी इस साइड ज़्यादा है, तो हम सीधा यहीं टोटल कर लेंगे। तो यहाँ टोटल कर लेंगे तो कितना हो गया 500, 9 1 10 के 0 ऐसा लगा 1 9 4 3 1 3 33,500 3,30,500 हाँ करेक्ट है। देखो मैंने टोटल ऑलरेडी करके रखा है ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। तो 3 मैंने टैली अमाउंट लिखा है एक्चुअली एक साइड का। तो यहाँ बैलेंस बनेगा, क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इनकम साइड है और ये एक्सपेंस, इनकम ज़्यादा निकला है, एक्सपेंस कम होना चाहिए। कितना है वो भी हमें जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन तो 0 0 0 3 0 तो है ये 5 9 14 4 18 और 3 21 1 2 बचा 2 8 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 2 2,21,008 21,000 हो गया। तो ये 33,500 में से माइनस करेंगे इसे 0,05 9 0 1 1,09,500 1,09,500 करेक्ट है। तो यहाँ पे बैलेंस बनेगा 1,09,500, ठीक है। इसी अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे। और हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन क्या हुआ 1,09,500। यहाँ पे भी सरसरी निगाहों से देखोगे तो यहाँ पे 7,000 6,000 7,000 यही अमाउंट है, जबकि वहाँ 1 लाख है। तो ज़्यादा किस साइड का, उस टाइप का। स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक ना, हम तुरंत यहीं पे कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ कर लेता हूँ, आई होप दिख रहा होगा। तो टोटल करेंगे तो टोटल कितना है यहाँ पे, तो 0 0 5 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 10 12
13 के 3 हासिल लगा 111, तो 1,13,300। ठीक है, इसे दोनों साइड लिखेंगे। हमारा तरीका तो यही है, जिस साइड ज़्यादा होता है उसी को हम दोनों तरफ लिख देते हैं, राइट। इतना तो पता ही होगा। अब इतना यहाँ है, यहाँ का टोटल करेंगे कितना हो रहा है, तो 9 8 और 9 17 के साथ हासिल लगा 1 10 11 12 13 14 15 16 के 6 हासिल लगा 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और 7 17 और 7 17 और 7 24 24,679 हो रहा है। तो इसको 1,13,300 से माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में 7 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 2 12 में से 4 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 88,621 हो रहा है। कितना आ रहा है? 88,621। तो देखो ये जो है ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, और दोनों पार्टनर्स का रेशियो कितना था? 1:1, यानी 50-50। तो इसी को दो, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। मतलब 1,13,000 इस साइड का ज़्यादा था, दोनों साइड लिख लिया। इस साइड का कितना, यहाँ का एक्सपेंस कितना बना है? 24,679, यानी कम है। माइनस किया तो 88,621 प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट। इसी को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये यही यहाँ प्रॉफिट आएगा, इसी को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। कर देते डिवाइड, तो 4 4 3 वही कितना हो रहा है ये 20.5, तो 44,310.5 आ रहा है अगर एकदम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब किसी को 1 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो क्या कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो पहली बात तो प्रॉफिट हुई है, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, अंडरलाइन दया और क्षमा। दया को 1 रुपये ज़्यादा दे देते हैं, 311, 44,311, और इसको 50 पैसे कम दे देते हैं, तो यानी 1 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। जोड़ोगे तो देखो इतना आना चाहिए, तो जोड़ो तो कितना आ रहा है देखो, 1, आगे से जोड़ते पीछे जोड़ते, 1 2 6 8 और 88,621 आ रहा है, यानी हमारा बराबर है। तो किसी एक को देखो पॉइंट में कभी भी नहीं लिखना है हमें, किसी भी बैलेंस में। अगर कोई पॉइंट में आता है तो हम ज़्यादा कम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 रुपये दया को ज़्यादा दे दिए, क्षमा को 1 रुपये कम किए। अब उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नेट प्रॉफिट आया कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड इनकम साइड होता है, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होता है, या लॉस साइड होता है। प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को, कहाँ जाएगा? इनकम साइड, यानी इस साइड लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। दया कितना हुआ है? 44,311, इसको कितना हुआ है? 44,310। ये टोटल करके फिर हमारा कैपिटल यहाँ जाएगा। करो टोटल। देखो इसी साइड का ज़्यादा है जनरली, यहाँ तो 1,000 ही बस दया ने लिया है, तो टोटल यहीं का ज़्यादा है, देख लो। तो 0,1,3,4,6,1, ठीक है। इसमें कितना हुआ? 1,1,3,4,0,2। तो तो 2,04,311 और 1,64,310। बैलेंस क्या बनेगा? टू बैलेंस कैरी डाउन, यही बनेगा। दया में 1,000 कम हो जाएगा, 2,03,311, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा आ जाएगा वो 64,310। यही बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ये देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें नेट प्रॉफिट एडलेस नहीं करना पड़ा, ड्राइंग एडलेस नहीं करना पड़ा। ये तो चलो फिर कमीशन सैलरी सब बहुत कुछ आता, तो यहाँ पे करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम अलग से फॉर्मेट बनाते हैं कैपिटल का या करंट का, और वहाँ पे टोटल करने में जो कैपिटल या करंट अकाउंट बचता है उसे हम यहाँ पे क्लीन ट्रांसफ़र करते हैं। तो दया कितना हो गया? 2,03,311, और क्षमा का 1,64,310। इन्हें टोटल कर लेंगे तो पूरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 2 6 7 6 3 3,67,621।
चलो, और आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो बैलेंस शीट होता है वो दोनों साइड सेम आना चाहिए। अगर अलग आया मतलब हमने कहीं गलती कर दी है, तो पहले हमेशा ना लाइनिटी का किया करो। क्यों पता है? लाइनिटी में जनरली आइटम कम होते हैं, तो लाइनिटी का कर दो। तो 1 2 2 1 तो है ही, 6 5 11 16 और 7, 16 और 7 कितना होता है? 23, 3 हासिल लगा 2, 7 2 9 10 11 12 13 14, 14 और 8 22, 22 के 2 हासिल लगा 2, 2 6 8 8 9 9 9 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 1 4, 4,82,321। देखो मैंने लिखा हुआ है, राइट करेक्ट आया, 4,82,321। इस साइड का भी कर लेते हैं फटाफट। 5 और 6, 5 और 6 11 1 हासिल लगा 1 1 2 7 12, 12 के 2 हासिल लगा 1 1 7 8 9 10 11 12 13, 13 के 3 हासिल लगा 1 1 और 5 6 7 8 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22, 22 के 2 हासिल लगा 2 2 2 4 2 2 4 4 3 7 7 और 6 और 7 और 6 14 15 15 7 22 23 24 25 और 25 और 4 25 और 4 तो 29 हो गया है। 2 2 4 4 3 7 7 और 6 13 होता है। 14 14 और 7 21 22 23 24 24 और 4 28 बराबर। फिर यहाँ से लगा 2 2 1 3 3 1 4, एकदम बराबर आया 4,82,321, 4,82,321। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बेसिकली समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हमारा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। एडजस्टमेंट्स के हम आदी हो चुके होंगे, वर्किंग नोट हमें निकालना आ चुका होगा, तो टाइम कम जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक में सीखने के लिए इतना टाइम जाना कोई दिक्कत नहीं। आप खुद भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो और 1-1.5 घंटे भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीखना इंपॉर्टेंट है, फिर प्रैक्टिस कर करके हम टाइम कम कर लेंगे। ठीक है, और एंड में आपको ये होमवर्क क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया जा रहा है, इसे आपको ट्राई करना है। अगले लेक्चर में हम यही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश भी नहीं करोगे। आप कोशिश करोगे, टूटी फूटी जितना टाइम लगे, 1-1.5 घंटा लगे करो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लोगे, मुझे भरोसा है। क्योंकि मिलता जुलता मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे जो दे रहा हूँ इसी से मिलता जुलता है। करने के बाद फ़ायदा क्या है इसका, कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। और जो सीखने वाला बच्चा होता है वो हमेशा क्रॉस वेरीफाई करता है कि कहाँ गलती की है। इसलिए होमवर्क करो, जो मैंने दिया है स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, उसे एक पेपर में लिखो और उसको करो। ठीक है, सो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन के साथ। बाय।